वो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली हुआ क्या था कि इनिशियली ये पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, क्लियर कुछ नहीं था। तो बेसिकली किया क्या गया, कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पता करने की कोशिश की गई कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसमें पता ये चल पाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने हैं। और वो तीनों एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग लिख दे रहा हूँ, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल बेटा, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इस सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेटा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने बेटा एक बैक्टीरिया चूज़ किया था, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बेटा ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता था। ये जो बैक्टीरिया था ये निमोनिया नाम की एक बीमारी को कॉज करता था। इसे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं। इसे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं। ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या था, निमोनिया कॉज कर सकता था, लेकिन इसकी भी 2 फॉर्म थी, जिसमें एक फॉर्म को हम लोग बेटा बोलते थे एस स्ट्रेन। एक फॉर्म को बोलते थे हम लोग एस स्ट्रेन, एस का मतलब यहाँ पे था स्मूथ, और दूसरी जो फॉर्म थी इसे बोलते थे बेटा हम लोग आर स्ट्रेन, जिसे हम लोग रफ स्ट्रेन बोलते थे, जिसे हम रफ स्ट्रेन बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन थी, इसको कवर करने के लिए एक स्मूथ म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट था। ठीक है, इसीलिए ये स्मूथ था। और वहाँ पे कोई भी एक तरीके का मैं कहूँ स्मूथ म्यूकोपॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड कोट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, म्यूकस का कोट कोई भी नहीं था। तो एस स्ट्रेन में क्या था, यहाँ पे आपको एक कवर करने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि कवर्ड बाई, दे आर कवर्ड बाई स्मूथ म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है, स्मूथ म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट से कवर्ड थे, बट यहाँ पे नॉट कवर्ड बाय एनी म्यूकस कोट। तो इसीलिए ये जो थे रफ अपीयर होते थे, इसलिए इन्हें आर कह दिया। इनको स्मूथ कोट कवर कर रहा था इसलिए इन्हें स्मूथ बोल दिया बेटा। ठीक है, इन्हें म्यूकोपॉलीसेकेराइड या म्यूकस कोट कवर कर रहा था इसलिए स्मूथ कह दिया। ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट है ना, ये इन्हें क्या करता था, 2 चीज़ें देता था। एक तो इनको पैथोजेनिक बनाता था बैक्टीरिया को, और दूसरा ये उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता था और या हाइड करता था होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी। मतलब मैं कहूँ तो ये क्या करता था, ये एक तो प्रोवाइड करता था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट प्रोवाइड पैथोजेनिक कैरेक्टर। कौन, ये जो कोट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो म्यूकस कोट है, ये इसकी बात चल रही है। ये जो म्यूकस कोट है ये प्रोवाइड करता है एक तो पैथोजेनिक कैरेक्टर को टू बैक्टीरिया, और दूसरा
इसे प्रोटेक्ट करता है, यही कोट इसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी हाइड करने में, ठीक है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता था। तो ये जो एस स्ट्रेन थी ये बेसिकली डिजीज़ कॉज कर सकती थी, क्योंकि पैथोजेनिक फॉर्म थी तो ये डिजीज़ कॉजिंग फॉर्म थी बेटा, ये डिजीज़ कॉजिंग फॉर्म थी। और इसे बेटा हम लोगों ने क्या कह दिया, इसे हम लोगों ने इसे कह दिया वायरुलेंट स्ट्रेन, इसे हम लोगों ने वायरुलेंट स्ट्रेन कह दिया, ठीक है। और दूसरी जो फॉर्म थी यहाँ पे, दूसरी जो फॉर्म थी बेटा, इसको कोई भी म्यूकस कोट कवर नहीं करता था। तो यहाँ पे ये जो थे, ये एक तो होस्ट इम्यून सिस्टम से हाइड नहीं हो सकते थे, दूसरा इनको पैथोजेनिसिटी इसमें थी नहीं, तो ये बेसिकली नॉन पैथोजेनिक थे, ये बेसिकली नॉन पैथोजेनिक थे, ठीक है। इनके पास में पैथोजेनिसिटी नहीं थी, तो मैं कह सकता हूँ कि दे डू नॉट कॉज डिजीज़, ये डिजीज़ कॉज नहीं करते थे, ये डिजीज़ कॉज नहीं करते थे। और ऐसी फॉर्म को बेटा मैं ए वायरुलेंट फॉर्म कहूँगा, जो डिजीज़ कॉज नहीं करती, इसको मैं ए वायरुलेंट फॉर्म कहूँगा। तो यहाँ पे दो फॉर्म थी, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। अब दूसरी चीज़ इसके अलावा इन्होंने निमोनिया बैक्टीरिया के अलावा इन्होंने एक चीज़ और ली थी, उसका नाम था बेटा माइस, जिसके अंदर ये उसे इंजेक्ट करते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ली थी इन्होंने वो था बेटा माइस। तो माइस की बात करेंगे कि माइस का काम क्या था यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये करते कैसे थे। तो ये सबसे पहले क्या करते थे, ये सबसे पहले क्या करते थे, जैसे इन्होंने आर स्ट्रेन को लिया। अब ये आर स्ट्रेन क्या है, ये जो है नॉन वायरुलेंट फॉर्म है। अब इस आर स्ट्रेन को मैंने लिया और इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो बेसिकली ये नॉन वायरुलेंट फॉर्म है, तो माइस जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा, डिजीज़ कॉज नहीं होगा। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एस स्ट्रेन को ले रहा हूँ और इस एस स्ट्रेन को मैं इंजेक्ट कर दे रहा हूँ माइस के अंदर। एस स्ट्रेन को लिया और मैंने इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो इससे क्या होगा भाई, एस स्ट्रेन चूँकि वायरुलेंट है, डिजीज़ कॉजिंग है, पैथोजेनिक है, तो ये माइस के अंदर जाएगी और माइस को डिजीज़ कॉज करेगी, जिसकी वजह से बेटा माइस मर जाएगा, जिसकी वजह से माइस मर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को फिर लिया। तीसरे स्टेप में क्या किया गया, पहले स्टेप में तो आर स्ट्रेन को लिया गया, दूसरे स्टेप में एस स्ट्रेन को लिया गया, और तीसरे स्टेप में इन्होंने फिर से एस स्ट्रेन को लिया, लेकिन इस एस स्ट्रेन को इन्होंने बेटा हीट किल कर दिया। एस स्ट्रेन को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया और उसके बाद में इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब बेसिकली बैक्टीरिया जो था डिजीज़ कॉजिंग, ये तो मर चुका था हीट किल होने से, तो इस माइस के अंदर कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुआ और ये माइस अलाइव रहा, ठीक है। लेकिन फोर्थ स्टेप थोड़ा सा अलग था यहाँ पे। फोर्थ स्टेप में क्या किया इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया और इस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, जैसे यहाँ पे किया था। और इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ में इन्होंने बेटा इस आर स्ट्रेन को लाइव फॉर्म में मिक्स किया और इसे बेटा इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। लेकिन अब की बार माइस को रहना था जिंदा, लेकिन माइस गया मर। तो इसके पीछे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही नॉन वायरुलेंट, देखिए एस स्ट्रेन को हीट किल करने से ये एवायरुलेंट हो चुकी है, डिजीज़ कॉज नहीं कर रही है, और आर स्ट्रेन तो पहले ही एवायरुलेंट फॉर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर माइस मर रहा है तो इसका रीज़न इन्होंने क्या बताया, ग्रिफिथ साहब ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। इन्होंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने बोला कि देयर वॉज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल which is transferred from this heat killed S strain to R strain। इन्होंने बोला कि यहाँ पे इस S strain से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुआ
इस एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो ये आर स्ट्रेन पहले ए वायरुलेंट हुआ करता था, उस ए वायरुलेंट फॉर्म को वायरुलेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब कहने का ये है, इन्होंने ये कहना चाहा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ये मीडियम है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब ये पार्टिकल, चलो मैं फ़िलहाल के लिए डीएनए बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे क्लियर नहीं था कि डीएनए था ये। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, सपोज फॉर एग्जांपल ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये जो डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये डीएनए है बेसिकली एस स्ट्रेन वालों बैक्टीरिया का। ये एस स्ट्रेन वाले जो हीट किल कर दिए गए उनका ये डीएनए है। तो इसने क्या किया है, आर स्ट्रेन ने इस एस स्ट्रेन वाले डीएनए को अपटेक कर लिया, और अपटेक करने से क्या हुआ, ये जो एस स्ट्रेन वाला डीएनए था, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, ये जो एस स्ट्रेन वाला डीएनए था, इसको अपटेक करने के बाद में, यहाँ पे ये डीएनए को अपटेक करने के बाद में क्या हुआ कि ये जो डीएनए था, इसने इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन वाला कैरेक्टर दिया। मतलब ये आर स्ट्रेन पहले कोई भी म्यूकस कोट नहीं रखता था, लेकिन बेसिकली ये जो डीएनए था ये बिलोंग करता था किससे, एस स्ट्रेन से। तो इसने क्या किया, इसके चारों तरफ एक स्मूथ कोट की सिंथेसिस करवा दी, जिसकी वजह से ये जो आर स्ट्रेन जो कभी ए वायरुलेंट थी, नॉन डिजीज कॉजिंग थी, ये आगे चल के बेटा वायरुलेंट बन गई, मतलब डिजीज कॉजिंग फॉर्म बन गई। ये ए वायरुलेंट फॉर्म आगे चल के वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग फॉर्म बन गई, जिसकी वजह से ये माइस मर गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भाई कुछ ट्रांसफॉर्मिंग, देयर वाज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, एंड इट इनेबल्स दिस आर स्ट्रेन टू फॉर्म दिस smooth coat, smooth mucopolysaccharide coat, and give it a pathogenic character, due to which the mice develop symptoms of pneumonia and die. ये बेसिकली यहाँ का कंक्लूजन था। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, मतलब यहाँ पे डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करेगा या आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, या मैं कहूँ प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क था। मतलब यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का क्लियर नहीं था। क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर क्लियर नहीं था, कि कौन बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये चीज़ क्लियर नहीं थी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेटा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उस बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को देने का काम किया था किसने, 3 साइंटिस्ट ने। एक का नाम था एवरी, दूसरे मैक्लियोड और तीसरे मैकार्टी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को करवाने वाला जो बायोकेमिकल है या केमिकल है वो कौन है, उसकी कैरेक्टराइजेशन करी जाए भाई। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आप यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा। आप देखिए, इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना होगा। एक थे एवरी, एक थे मैक्लियोड, एक थे मैकार्टी। इन तीनों ने इस बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को किया था, ये पता किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है। तो इसे करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो बेटा हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी, उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इन्होंने क्या किया, आइसोलेट कर लिया प्यूरिफाइड फॉर्म में,
प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को, और उसके बाद में क्या किया इन्होंने, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एक 3 स्टेप में इसको प्रूव करा। ये क्या करते थे, डीएनए लेते थे, आरएनए को लेते थे, प्रोटीन को लेते थे, और उसके साथ में ये क्या करते थे, ये आर स्ट्रेन को रखते थे। और पहली बार इन्होंने जो एंजाइम यूज़ किया यहाँ पे, उसको यूज़ किया प्रोटीएज को। तो प्रोटीएज वो एंजाइम है जो बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। अब अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही होती तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को रुक जाना चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रोटीन का कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, है ना। लेकिन दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में इन्होंने फिर से डीएनए लिया, फिर से आरएनए लिया, फिर से प्रोटीन को लिया, और फिर से इन्होंने इसे आर स्ट्रेन के साथ में रखा, और अब की बार एक एंजाइम यूज़ किया जिसे मैं कह रहा हूँ आरएनएज एंजाइम। अब ये आरएनएज बेसिकली आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। अब आरएनए अगर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा होता तो ट्रांसफॉर्मेशन बंद होना चाहिए था, लेकिन आरएनए का कोई ट्रांसफॉर्मेशन में रोल नहीं था, तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा, कंटिन्यू रहा, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन थर्ड स्टेप में क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। थर्ड स्टेप में क्या किया गया, इस डीएनए को लिया गया, आरएनए को लिया गया और प्रोटीन को लिया गया, और अब की बार फिर से आर स्ट्रेन को लिया गया, और यहाँ पे डीएनएज एंजाइम यूज़ किया। डीएनएज ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया बेटा। तो ऐसी कंडीशन में डीएनएज ने जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, अब डीएनए वो मॉलिक्यूल था जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था इस आर स्ट्रेन में, इसको आर स्ट्रेन में कन्वर्ट करवा रहा था, इसको पैथोजेनिक कैरेक्टर दे रहा था। लेकिन अब की बार जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो ये आर स्ट्रेन अब की बार एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, और ट्रांसफॉर्मेशन अब की बार नहीं हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई जो डीएनए है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इससे कन्विंस नहीं हुए। मतलब इन्होंने क्या कहना चाहा कि जो डीएनए है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन देयर वर फ्यू बायोलॉजिस्ट वो आर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस, ठीक है। तो इन्होंने कहना चाहा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, बट फ्यू बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड नहीं हुए। तो एक एक्सपेरिमेंट और किया गया बेटा जिसका नाम था हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या था, या हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट